Assalamu alaikum everyone. This is Erdal Ali Gurbe in front of you, and today's our topic for discussion is osmoregulation. Homeostasis के एस्पेक्ट होते हैं थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन. तो आज हम ऑस्मोरेगुलेशन को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन है क्या? The maintenance of osmotic conditions in body. Simply हम कह सकते हैं osmoregulation, the maintenance of water and solute concentration in the body, that is called osmoregulation. या फिर हम ऐसे कह सकते हैं the maintenance of osmotic conditions. Osmotic conditions का मतलब होता है वाटर और सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, जो एस्पेक्ट है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. अच्छा, ऑस्मोरेगुलेशन की मदद से हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन और सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जाता है. तो ऑस्मोरेगुलेशन में अगर हम देखें तो इसका मतलब फायदा क्या है, वो ये है कि ऑस्मोरेगुलेशन हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को. इट हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू फेस challenges in different habitats. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं. लेट्स सपोज कुछ ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर और कुछ मैरीन वाटर. तो ये उनके डिफरेंट हैबिटेट्स हैं. अब उन हैबिटेट्स के अंदर जो उनकी ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं या फिर जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए जो ऑस्मोरेगुलेशन होता है वो उनको हेल्प करता है. अच्छा, ऑस्मोरेगुलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब होती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज. एक कैटेगरी है जिनको कहते हैं हम ओस्मो कन्फर्मर्स. ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स. ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स. अब ओस्मो कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स इनको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो एमसीक्यू हो सकता है कि ये तो कैटेगरीज हो गए, लेकिन किस बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई किया है. तो हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक कंडीशंस है या ऑस्मोरेगुलेशन कैसे परफॉर्म करता है. अब एक ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया इनटू ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स. अब इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले अगर ओस्मो कन्फर्मर्स की बात करें तो ओस्मो कन्फर्मर्स में ये होता है कि दे हैव ऑस्मोटिक कंडीशंस आइडेंटिकल टू एनवायरनमेंट. यानी कि ऑस्मोटिक कन्फर्मर्स हैं, उनकी ऑस्मोटिक कंडीशंस यानी वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है ये बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, सेम होती है एज द एनवायरनमेंट. अच्छा, अगर बात करें ऑस्मो रेगुलेटर्स की, दे हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक कंडीशंस फ्रॉम एनवायरनमेंट. अब इसका मतलब क्या है? ऑस्मो कन्फर्मर्स के अंदर है जो ऑस्मोटिक कंडीशंस है यानी वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होती है, सेम होती है एज द एनवायरनमेंट. लेट्स सपोज हमारे पास एक मीडियम है. अब इस मीडियम के अंदर हम रखते हैं एक सेल. अब इस मीडियम को हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का. अब इस मीडियम के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी साल्ट की और वाटर की. लेट्स सपोज इस मीडियम में 50% साल्ट है और 50% वाटर. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो इसमें भी साल्ट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन सेम होती है एज द एनवायरनमेंट. यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन जो एनवायरनमेंट के अंदर मीडियम के अंदर होगी वही कंसंट्रेशन इनटू द बॉडी होगी, और वाटर की कंसंट्रेशन भी जो एनवायरनमेंट के अंदर है वही कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर होगी. मींस देयर इज सेम ऑस्मोटिक कंडीशंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी एंड एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के अंदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बिल्कुल आइडेंटिकल और सेम ऑस्मोटिक कंडीशंस होती है. अच्छा, इस मीडियम को क्या कहेंगे? दिस मीडियम इज कॉल्ड आइसोटोनिक. Iso means same, tonic means salt.
means same concentration of salt in medium is the body of living organism, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में और एक एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। अगर ऑस्मोरेगुलेटर्स की बात करें तो ऑस्मोरेगुलेटर्स में क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेटर्स हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक कंडीशंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मींस के उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से उनके बॉडी में जो ऑस्मोटिक कंडीशंस है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेट्स सपोज एक मीडियम है, इस मीडियम के अंदर एक सेल रखा हमने। अब इस मीडियम में अगर देखें तो इस मीडियम में जो वाटर की कंसंट्रेशन है 70% है वाटर और 30% है साल्ट मीडियम के अंदर। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर देखें तो इसमें क्या होगा, 30% है साल्ट है और 70% है, सॉरी 30% वाटर होगा और 70% इसमें साल्ट होगा। तो अगर देखें तो मीडियम के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन है 70 और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 30% वाटर है। मीडियम के अंदर 30% साल्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 70% साल्ट है। मींस जो ऑस्मोटिक कंडीशंस है बॉडी के अंदर और एनवायरनमेंट में ये टोटली क्या है, डिफरेंट है। इस मीडियम को क्या नाम देंगे, इस मीडियम को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक मीडियम। हाइपो मींस लेस, टोनिक मींस साल्ट, मींस इस मीडियम के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी और साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो मींस है ये जो मीडियम है ये हाइपोटोनिक मीडियम है और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका एनवायरनमेंट क्या है, इट इज हाइपरटोनिक। तो इनकी ऑस्मोटिक कंडीशंस क्या है, टोटली डिफरेंट है। अच्छा, अब डिफरेंट ऑस्मोटिक कंडीशंस का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं हाइपरटोनिक टू देयर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट और कुछ होते हैं हाइपोटोनिक टू देयर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। लेट्स सपोज अगर एक और मीडियम देखें तो इसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो है 30% और जो साल्ट की कंसंट्रेशन है 70% और बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर 30% साल्ट है और 70% है वाटर। अब इनको अगर कंपेयर करें तो ये कौन सा मीडियम होगा, दिस मीडियम इज कॉल्ड हाइपरटोनिक मीडियम। ये हाइपरटोनिक मीडियम है। अच्छा, हाइपरटोनिक क्यों कह रहे हैं, हाइपर का मतलब होता है मोर, ज्यादा, और टोनिक मींस साल्ट। इस मीडियम के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बॉडी के अंदर कम, और इस मीडियम के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी और साल्ट की कंसंट्रेशन जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वाटर की वो ज्यादा होगी। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इट इज हाइपोटोनिक टू इट्स हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। इसका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो क्या है, हाइपोटोनिक है। तो मींस अगर हम देखें तो इसमें ऑस्मोकन्फर्मर्स में उनका जो एनवायरनमेंट होता है बिल्कुल उसकी ऑस्मोटिक कंडीशन सेम होती है एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी और एनवायरनमेंट में सेम या आइडेंटिकल ऑस्मोटिक कंडीशन है। अगर ऑस्मोरेगुलेशन में देखें तो ऑस्मोरेगुलेशन में ऑर्गेनिज्म या तो हाइपरटोनिक होंगे या तो हाइपोटोनिक। अगर हाइपरटोनिक ऑर्गेनिज्म है तो उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, हाइपोटोनिक। अगर हाइपोटोनिक ऑर्गेनिज्म है तो उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। अच्छा, उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें ये होता है कि जो ऑस्मोकन्फर्मर्स होते हैं they tend to maintain same osmotic conditions। अगर सेम बात हो गई, they tend to maintain different osmotic conditions as the environment। अब ऑस्मोकन्फर्मर्स की एक पॉइंट, इसका मतलब ये है कि जो ऑस्मोकन्फर्मर्स हैं दे टेंड टू मेंटेन, मींस वो कोशिश करते हैं कि उनके जो ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं वो एनवायरनमेंट के हिसाब से बिल्कुल क्या हो, सेम हो या फिर आइडेंटिकल हो। यही बात हमने क्या आइसोटोनिक वाली कि ये ऑर्गेनिज्म कोशिश करेगा कि इसका जो एनवायरनमेंट है उसकी ऑस्मोटिक कंडीशन और बॉडी ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं वो क्या हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो या आइडेंटिकल हो। जबकि जो ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो उनकी ऑस्मोटिक कंडीशंस है बॉडी की वो एनवायरनमेंट से क्या हो, डिफरेंट हो। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया।
never fed जो osmo conformers हैं, osmo conformers they do not need to maintain osmotic balance. Osmo conformers need to maintain osmotic balance actively. अच्छा, जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं दे डू नॉट नीड टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस. ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि ऑस्मोटिक कंडीशंस को मेंटेन करना, अब इसकी जरूरत ऑस्मो कन्फर्मर्स को नहीं होती, क्योंकि ऑस्मो कन्फर्मर्स की जो ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं वो सेम होती हैं एज द एनवायरनमेंट है, तो उनको कोई भी नीड नहीं है कि वो इस ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करें या फिर ऑस्मोटिक जो कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करें अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से. जबकि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस को एक्टिवली. मींस कि उनके अंदर ऐसे रेगुलेशंस होती हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी इसी वजह से कह रहे हैं कि उनके अंदर ऐसे रेगुलेशंस मौजूद होगी जिनकी वजह से जो ऑस्मोटिक बैलेंस है बॉडी के अंदर वो क्या होगा, मेंटेन होगा. तो ये कुछ डिफरेंस है ऑस्मो कन्फर्मर्स में और ऑस्मो रेगुलेटर्स में. अगर इनके एग्जांपल की बात करें तो जो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं उनके एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं. सबसे पहले ऑल मेरीन इनवर्टिब्रेट्स. जो भी मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं. और उसके बाद सम फ्रेश वाटर एनिमल्स आर आल्सो ऑस्मो कन्फर्मर्स. और उसके बाद सम मेरीन वर्टिब्रेट्स, कुछ मेरीन वर्टिब्रेट्स होते हैं दे आर आल्सो ऑस्मो कन्फर्मर्स. अब जो मेरीन वर्टिब्रेट्स हैं इनमें एग्जांपल लेते हैं हम हेड फिशेस, और उसके बाद रेस और शार्क्स वगैरह. ये क्या है, मेरीन वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन ये एग्जांपल है ऑस्मो कन्फर्मर्स का. तो ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर मतलब आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होता है और ये क्या होते हैं, ऑस्मोटिक है, जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं. अगर ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करें तो उनमें अगर एग्जांपल देखा जाए तो ऑस्मो रेगुलेटर में जो भी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं मोस्टली, कुछ इनमें से ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, उसके अलावा ऑलमोस्ट जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो सारे ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं. और उसके बाद जो भी टेरेस्ट्रियल होते हैं एंड मोस्ट ऑफ मेरीन वर्टिब्रेट्स, ऑलमोस्ट ऑल फ्रेश वाटर, तकरीबन सारे जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो सारे ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं. उसके बाद जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो सारे ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं. और मोस्ट ऑफ द मेरीन वर्टिब्रेट्स, कुछ मेरीन जो वर्टिब्रेट्स है वो ऑस्मो कन्फर्मर्स थे, लेकिन मेजॉरिटी जो मेरीन वर्टिब्रेट्स की है वो क्या होती है, दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स. अच्छा, ये सिंपल सा टॉपिक था ऑस्मो कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स के बारे में. अब इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन ऑस्मो कन्फर्मर्स. हम ये कह रहे हैं कि जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बॉडी का जो ऑस्मोटिक कंडीशंस है बॉडी की वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल रखते हैं टू द एनवायरनमेंट. अब इस चीज को मेंटेन कैसे करते हैं, कैसे वो अपनी बॉडी के इंटरनल जो कंडीशंस हैं वो एनवायरनमेंट के हिसाब से मतलब बैलेंस करते हैं या फिर उनको आइडेंटिकल रखते हैं. क्वेश्चन है हाउ ऑस्मो कन्फर्मर्स keep osmotic conditions identical to environment. अच्छा,
अच्छा, ऑस्मो कन्फर्मर्स है, ऑस्मोटिक कंडीशंस को एनवायरनमेंट के हिसाब से आइडेंटिकल कैसे रखते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि ऑस्मो जो कन्फर्मर्स हैं उनका स्टेटस क्या है। दे हैव मैरिंग स्टेटस, मींस उनका बॉडी के अंदर कंडीशन देखते हैं या उनके एनवायरनमेंट की कंडीशंस देखते हैं। मैरिंग स्टेटस के हिसाब से उनका जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या होगी, देयर इज मोर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, और साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर कोशिश करेंगे कि अपनी बॉडी के अंदर भी साल्ट की ज्यादा कंसंट्रेशन या ज्यादा अमाउंट में साल्ट मेंटेन करें या रिटेन करें, जैसे कि उनकी जो कंडीशन है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए। तो ये क्या करते हैं, दे हैव टू रिटेन हाई अमाउंट ऑफ यूरिया इन देयर ब्लड। वो अपनी ब्लड के अंदर यूरिया का ज्यादा अमाउंट रिटेन करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, कंडीशन को देखें तो कंडीशन क्या है, जो उनका एनवायरनमेंट है वो क्या है, मेरिंग स्टेटस, मींस उनकी एनवायरनमेंट में जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और उसके बाद जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है। अब इनको क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आइसोटोनिक होना है, मींस इनके बॉडी के अंदर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा साल्ट होना चाहिए और कम वाटर होना चाहिए। तो ज्यादा साल्ट कैसे मेंटेन करेंगे, वो यूरिया को ज्यादा अमाउंट में रिटेन करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। तो यूरिया को जब रिटेन करेंगे तो उनके अंदर जो सैलिनिटी है वो तो यानी ऑस्मोलैरिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो यूरिया है, यूरिया इससे काउट्रोपिक, मींस इट कैन डीनेचर बॉडी प्रोटीन। जो यूरिया है वो बॉडी के प्रोटीन्स को क्या कर सकता है, इट में डीनेचर द बॉडी प्रोटीन्स, बॉडी के प्रोटीन डीनेचर हो सकती है या ब्रेक डाउन हो सकती है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक और कंपाउंड प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर जिसको कहते हैं TMAO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। अब ये जो कंपाउंड होता है ये स्टेबलाइज करता है बॉडी को अगेंस्ट द काउट्रोपिक इफेक्ट ऑफ यूरिया। अब यूरिया जो है टॉक्सिक है, काउट्रोपिक है, ये बॉडी के प्रोटीन्स को डैमेज कर सकता है, डीनेचर कर सकता है। अब इस यूरिया के काउट्रोपिक इफेक्ट को मींस के न्यूट्रलाइज करने के लिए या बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं उनको मतलब स्टेबलाइज करने के लिए ये एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। अब ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं यूरिया एंड TMAO, these are called osmolytes, इनको osmolytes कहते हैं। Why they are called osmolytes? Because they increase osmotic concentration of body। जब ये कंपाउंड्स बॉडी के अंदर रिटेन होंगे या स्टोर होंगे तो ये क्या करेंगे, बॉडी की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी बॉडी की अगर ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑस्मोलैरिटी किसे कहते हैं, ऑस्मोलैरिटी इज कॉल्ड मेजर ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बॉडी के अंदर मेजर है उसको ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अच्छा, उसके बाद एक डिफरेंस ये भी होता है ऑस्मो कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स में कि जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं ये लिव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। ये सैलिनिटी की वाइड रेंज में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जबकि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं दे लिव इन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। ये सैलिनिटी की नैरो रेंज में रहते हैं। क्लियर? ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज़।